आज सुनिए अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास बंद दरवाजा भाग 3। प्रातःकाल जब कम्मी की आंख खुली, वह जल्दी से बिस्तर पर से उठ गई और फिर खड़ी रह गई। और फिर कम्मी को अपने आप ही हंसी आ गई। सोई हुई को यह भूल गया था कि पिछले दिनों में उसने एक लंबा सफर तय किया था। इतना लंबा कि जो उसे अपने कमरे से सैकड़ों मील दूर ले आया था। कल रात उसकी नींद उसे फिर उसके कमरे में वापस ले गई थी और प्रातःकाल जागते ही वह जल्दी से माँ की कॉटेज की ओर चली थी। वहां जाकर उसे चाय बनानी थी और चाय का प्याला हाथ में पकड़कर उसने माँ को जगाना था। कम्मी ने अपने आसपास इस तरह देखा जाने वह स्थान उसकी जान पहचान का ना हो, पर एक दिन की पहचान तो थी ही। कल वह इस घर में एक अजनबी की तरह आई थी। कितनी ही बड़ी उम्र की औरतें, कितनी ही युवती महिलाएं, कितनी ही बालिकाएं, कुमारिकाएं उसको लाड दुलार करती रही थीं, जैसे उन सब का लाड दुलार उसके अजनबी चेहरे से कह रहा हो, अब तू अपना आप हमारे हवाले कर दे। किसी की बहू बन जा, किसी की भाभी, किसी की देवरानी, किसी की जेठानी, किसी की चाची, किसी की ताई। कोई उसका दुपट्टा उठाती, कोई उसके मुंह में कौर देती, कोई उसकी मुट्ठी में रुपया रखती, और कम्मी ने अपना आप उन सब के सुपुर्द कर दिया था। माँ के लिए सुबह की चाय का प्याला बनाने के लिए उठी कम्मी पुनः वैसी की वैसी ही पलंग पर बैठ गई। उसके तकिए के पास रात के फूल पड़े हुए थे। कम्मी ने मुरझाए दबाए फूलों की मुट्ठी भर ली। एक क्षण के लिए आंखें बंद करके कांगड़ा वादी के जंगली फूलों की कल्पना की और फिर मुट्ठी के फूलों में से एक गहरा सांस भरा। अजीब गंध थी। कम्मी का सारा शरीर झुंझुना गया। बासी फूलों की गंध किस तरह की हो जाती है। कम्मी का दिल कुछ कच्चा कच्चा सा हुआ और उसने हाथ के फूल परे रख दिए, परंतु वह गंध, वह वासना उसको अभी भी आ रही थी। कम्मी पलंग से उठकर सामने की खिड़की में खड़ी हो गई। बाहर की हवा का एक ठंडा झोंका आया, परंतु कम्मी को वह गंध अब भी आ रही थी। कम्मी ने झुंझलाकर अपने हाथों को सूंघा, अपने कपड़ों को सूंघा, एक तीखी सी गंध। और फिर कम्मी ने साथ के पलंग पर सोए हुए पाल को देखा। कम्मी का सिर नीचा हो गया, जैसे उसने अपना आप इस गंध के हवाले कर दिया हो। पाल के गांव में कम्मी केवल 7 दिन रही। आगे पाल की छुट्टियां समाप्त हो गईं। उसने जालंधर अपने कॉलेज हाजिर होना था। वह गत वर्ष से वहां लेक्चरार लगा हुआ था। इतनी जल्दी लड़की को चौके बर्तन में लगा देना है, पाल की मां ने कहा, और फिर कहने लगी, चाहे मेरे बिना घर का कामकाज नहीं चलता, पर मैं 2 महीने इसके पास जालंधर जाकर रह आती हूँ। और उसने बेटी को कई बातें समझाई। मेरे पीछे दूध घी नष्ट न करना, समय पर गाय को दुहा लेना, मिठाई विठाई बहुत बड़ी है, जरा संभल कर बरतना। और स्वयं उसने एक छोटे से ट्रंक में अपने कपड़े लत्ते संभाले। पर जिस दिन वहां से चलना था, उससे एक रात पहले उसके घुटने पर चोट लग गई। सारी रात वह घुटने को मलती और सेकती रही, परंतु सुबह होने तक वह इतना अकड़ गया हुआ था कि टांग हिलाई ना गई। कम्मी और पाल को अकेले ही जालंधर जाना पड़ा। जालंधर पाल के पास रहने के लिए कॉलेज की ओर से मिला हुआ एक क्वार्टर था। कम्मी ने आते ही हाथों बाहों की अंगूठियां कंगन उतार सारा घर सवारा संभाला। गांव में आते हुए हमने एक भूल की है, एक दिन कम्मी ने पाल को कहा। ये सब जेवर यदि आते समय हम माताजी को दे आते तो अच्छा था। यहाँ पड़े हुए तो ये खामखा का खतरा है। तुम यहाँ बैंक में रख दो, पाल ने उत्तर दिया। बैंक में? यह भी ठीक है, कम्मी ने कहा और आगे कहने लगी, मेरे जाने की क्या जरूरत है, आप ही जाकर रखाओ ना। मैं? पाल ने जैसे हैरान होकर कहा। क्यों? आप क्यों नहीं? कम्मी को यह हैरानी कुछ समझ में ना आई। वहां तुम्हारे दस्तखत भी होंगे। मेरे दस्तखत? मेरे दस्तखत क्यों? तुम्हारे जेवर है ना, इसीलिए तुम अपने नाम पर ही उन्हें रखना चाहोगी। कम्मी पाल के मुंह की ओर देखती रह गई। मैं अपने नाम पर जेवर रखाऊं तो फिर केवल मैं ही निकलवा सकूंगा। पाल ने थोड़ा ठहर कर कहा। तो इसमें क्या है,
मुझे जाना नहीं पड़ेगा। जब कभी जरूरत होगी आप जाकर ले आना, कम्मी ने धीरे से कहा। मेरे ऊपर इतना विश्वास? पाल की आवाज जरा रूखी सी हो गई। कम्मी फिर पाल के मुंह की ओर देखती ही देखती रह गई। क्या बात है पाल, मुझे समझ नहीं आई। कितनी देर बाद कम्मी इतना कह सकी। पाल मुस्कुरा दिया। कम्मी को महसूस हुआ कि यदि वह इस तरह मुस्कुराने के स्थान पर उसके मुंह पर चपत लगा देता तो शायद उसे कम पीड़ा होती। इसके पश्चात पाल ने कम्मी के सवाल को इधर उधर कर दिया और कॉलेज चला गया। शाम को कम्मी ने रोज की तरह चाय बनाई। पाल वापस आया। कम्मी ने चाय का प्याला उसे पकड़ाते फिर अपनी आंखों में सवाल भरकर उसके चेहरे की ओर देखा। पाल का चेहरा खाली था। कम्मी को कोई उत्तर नहीं मिला। अपने हाथ में चाय का प्याला पकड़ते कम्मी की आंखें भर आईं। पाल, वह केवल इतना ही कह सकी। चलो जाने दो बात को कमल। हर एक को अपनी चीज की हिफाजत रखनी चाहिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? तुम कल किसी बैंक चली जाना और अपनी चीजें संभाल आना। मुझे इस बात के लिए कहो भी ना, पर इसमें केवल मेरा क्या है? और कहने का यह अंदाज? कम्मी की आवाज भर आई। यदि तुमने मकान के बारे में एहतियात कर ली है तो जेवरों के बारे में भी कर लो। इसमें मुझ पर विश्वास करने की क्या जरूरत है? मकान के बारे में? कम्मी ने दांतों से अपना नीचे का होठ काटा और कहने लगी, कौन सा मकान? कौन सा मकान? वही मकान जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया है। उसमें मैंने क्या एहतियात की है पाल? तुमने अपने नाम पर जो उसे लिखवाया है। मैंने नहीं लिखवाया पाल। सच, मैंने नहीं लिखवाया। कम्मी के माथे में दर्द की एक टीस उठी। मैंने अपने लिए नहीं कहा कम्मी, मेरे माँ बाप ही बावले हैं। उन्होंने उसे बुरा शकुन समझा है। बदशकुनी? कम्मी के होठ हिले, पर पूरी तरह आवाज ना निकली। हाँ, यदि वे दामाद के लिए मंगल कामना करते तो उसके नाम लिखते। गांव के लोग वहमी जो ठहरे। वे सोचते हैं यदि दामाद पर विश्वास ही नहीं तो फिर दामाद काहे का? उन्होंने पहले से ही तकसीम कर दी, लड़की की संपत्ति अलग कर दी। पाल ने शायद आगे कुछ कहा, परंतु कम्मी के सर को चक्कर आ गया। उसे सुनाई ना दिया। मैं पिताजी को लिख देती हूँ कि वे कागजों पर से मेरा नाम काट दें। मुझे नहीं चाहिए मकान। पाल ने जल्दी से इस तरह कहा जाने किसी ने मकान खरीदते समय बताया हो कि रात को इस मकान में भूतों की आवाजें आती हैं और खरीदने वाले ने हाथों में पकड़ा हुआ पेश की धन जेब में डाल लिया हो। कम्मी के सर को पुनः एक चक्कर आ गया। कम्मी के हाथ पांव एक अजीब तरह से अलसा गए। एक सीलन सी चढ़ गई। उसके रोज के सारे नेम टूट गए, परंतु एक बात में उसके अंगों को अपनी मर्जी के बाहर ना जाने दिया। उसने समय पर पाल के लिए सुबह की चाय बनाई। पाल कॉलेज चला गया और फिर वह उसी सील के हवाले हो गई। नहाने की, घर को झाड़ने पोंछने की, कपड़े बदलने की और आप चाय पीने की, जैसे उसके भीतर कोई हिम्मत ही न थी। माँ को चिट्ठी लिखने के लिए उसके मन में ख्याल आया, पर फिर उस ख्याल पर भी जैसे कोई सील सी चढ़ने लगी। उसके सारे ख्याल उसके बालों की तरह उलझे हुए थे। कोई कंघी उसके हाथ में आती नहीं थी। एक बार उसने उठकर अपनी अलमारी में से कुछ किताबें निकाली। अच्छे वाक्यों पर निशानियां लगा लेना उसकी पुरानी आदत थी। आगे भी वह कभी कभी उन वाक्यों में से एक हिम्मत उधारी मांगा करती थी। आज भी उसकी पुरानी आदत ने नई पीड़ा को आश्रय देना चाहा। कम्मी ने कितनी ही पंक्तियां पढ़ी, पृष्ठ पलटे और पंक्तियां पढ़ी, और फिर उसे लगा जैसे सारे अक्षर अपने अपने स्थान पर से हिल गए हों और आगे पीछे हो जाने से उनमें से आज कोई अर्थ न निकल रहा हो। दरवाजा खटका। शायद माँ की चिट्ठी आई हो। कम्मी ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खटखटाने वाली एक लड़की थी। शायद कोई पड़ोसन हो, कम्मी ने सोचा। आने वाली लड़की ने एक नजर कम्मी को देखा और फिर शायद उसे महसूस हुआ कि वह घर भूल गई थी। उसने एक बार क्वार्टर की दहलीज से बाहर होकर उसका नंबर पढ़ा और फिर एक विश्वास के साथ कमरे के भीतर आ गई। प्रोफेसर सत्यपाल कॉलेज गए हैं? हाँ। वह लड़की फिर चुप हो गई। कम्मी के चेहरे की ओर देखती रही।
फिर उसने कम्मी के कपड़ों की ओर देखा, उसके बिखरे उलझे बालों की ओर देखा, उसकी खाली बाहों की ओर देखा और कहने लगी, प्रोफेसर साहब का विवाह हो गया है। हाँ, कम्मी ने आहिस्ता से कहा और फिर उसे महसूस हुआ उसकी आज की सूरत इस हाँ को शर्मिंदा कर रही थी। उनकी पत्नी कहाँ है? मुझे मुझे उनसे मिलना है। आने वाली लड़की ने कम्मी की ओर देखकर इस तरह कहा जैसे उसके पत्नी न होने के संबंध में जरा भी संदेह ना हो। कहो। कम्मी ने कितनी देर बाद केवल इतना ही कहा। आप? वह लड़की जैसे कम्मी के चेहरे की ओर देखती रह गई। हाँ, कम्मी ने उस लड़की के लिए एक कुर्सी आगे की और आप सामने की कुर्सी पर इस तरह बैठ गई जैसे अब उससे और खड़ा ना हुआ जा रहा हो। उस लड़की के चेहरे पर एक पीला रंग फिरा, फिर एक हरी सी झलक आई। तबीयत ठीक नहीं? इस बार कम्मी की आवाज पहले जैसी बेदिल नहीं थी और कम्मी हैरान परेशान हो गई। वह लड़की दोनों हथेलियां अपने मुंह पर रखकर रोने लग पड़ी। कम्मी और वह लड़की समवयस्क थीं। शायद वह एक आध वर्ष उससे छोटी हो, पर कम्मी ने उठकर उसके चेहरे को इस तरह पोंछा जाने वह एक छोटे से बालक को पुचकार रही हो। वह कुर्सी पर बैठी हुई थी, कम्मी खड़ी हुई थी। बैठे बैठे उसने कम्मी की बाह के साथ अपना सिर लगाया, जैसे उसकी झोली में वह अपना सारा भरा हुआ दिल उड़ेल देना चाहती हो। आपका कोई दोष नहीं दीदी, दोष मेरा अपना ही है। फिर वह लड़की इस तरह चुप हो गई जाने उसके आंसू समाप्त हो गए हों। तुमने मुझे दीदी कहा है, फिर एक छोटी बहन की तरह मेरा कहा मान लो। अपनी दीदी पर विश्वास करो। मुझे बता, क्या बात है? इसमें मेरे विवाह का कुछ दोष है? दोष किसी का भी नहीं दीदी। मैंने तो कहा है कि दोष मेरा ही है। सत्यपाल सत्यपाल ने इकरार किया था मेरे साथ विवाह करने का। सच? कम्मी को एक अजीब सी हैरानी हुई कि इस बात से उसको कोई दर्द या टीस होनी तो दूर रही, बल्कि भीतर एक चैन सा आया। फिर? कम्मी ने उत्सुकता से पूछा। फिर सारा दोष मेरा है, जिसने उस इकरार पर अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। सब सहारों को छोड़ते हुए उसने आंसुओं का सहारा भी छोड़ दिया। यदि मुझे पता होता, कम्मी ने एक बार कहा और फिर चुप हो गई। फिर फिर आप ही अपनी चुप को तोड़कर आहिस्ता से कहने लगी, मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आती। नहीं दीदी, आप मेरे रास्ते में नहीं आई। मेरी राह में, जहां तक मेरा विचार है, आपका आगे। जैसी एक लड़की ने अपने होठ बंद कर दिए। कम्मी की प्रश्न भरी आंखों के आगे उस लड़की ने आंखें झुका ली और फिर झुकी आंखों से ही कहने लगी, वे मुझे कहा करते थे कि उनके माँ-बाप एक खास स्थान पर उनका विवाह करना चाहते हैं, पर वह लड़की जिद्दी और नखरे वाली है। वे कभी भी वहाँ विवाह नहीं कराएंगे। और फिर उस लड़की ने घबरा कर कम्मी की ओर देखा, जैसे जाने अथवा अनजाने उससे कम्मी का अपमान हो गया हो। कम्मी ने उसकी तसल्ली के लिए उसके बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराई भी, जैसे कह रही हो, ऐसी किसी बात से मेरा अपमान नहीं हो सकता। परंतु आप तो बहुत अच्छी हैं दीदी। उस लड़की ने जल्दी से ऐसे कहा जैसे वह केवल अपनी नहीं, सत्यपाल की बात को भी एक भूल समझती हो। कम्मी को इस भूल से कोई वास्ता नहीं था। उसे केवल एक विचार आया, तो फिर उन्होंने मेरे साथ विवाह क्यों कराया? इसीलिए कि आपके पिताजी ने आपके दहेज में मकान देने के लिए कहा था। मकान? कम्मी चुप हो गई। उसे महसूस हुआ और कुछ पूछने के लिए उसके पास कोई प्रश्न नहीं था। दीदी मुझे माफ कर दो। जिस समय मैं आई थी, उस समय मेरे मन की हालत बड़ी अजीब थी, शायद बड़ी खराब थी। मैंने सोचा था, मुझे तो मर ही जाना है, पर मरने से पूर्व आपका सुख भी छीन लूं। उस लड़की ने सिर नीचा कर लिया और फिर जैसे अपने होठों में ही कहा, मैंने अच्छा नहीं किया आपको दुख देकर। मेरे मैंने क्या हासिल कर लिया? और वह लड़की बावरी सी कुर्सी से उठ बैठी। तू उनको इतना प्यार करती है? कम्मी ने उसकी बाह पकड़ ली। प्यार? उसने इस तरह कहा जैसे उस शब्द से उसके होठों को सेक लगा हो। फिर संभल कर कहने लगी, प्यार ही करती थी,
लेकिन अब नहीं। जो व्यक्ति प्यार का सौदा एक मकान के साथ कर ले, उससे कोई क्या प्यार कर सकता है। दुखों में भी एक रिश्ता होता है। कम्मी को अभी तक उस लड़की का नाम भी पता नहीं था, परंतु उसे महसूस हुआ दुखों ने उसका उस लड़की के साथ एक रिश्ता जोड़ दिया था। वह ममत्व से कहने लगी, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं उस आदमी के लिए कभी ना रोती जो दिल का सौदा एक मकान के साथ कर लेता। मेरी जगह, जैसे उस लड़की का घाव दुख गया हो। कहने लगी, ईश्वर करे मेरी जगह कोई ना हो। फिर उसने कम्मी के चेहरे की ओर देखा। मेरा अब इस दुनिया में कोई स्थान नहीं दीदी। बावरी। कम्मी के बोल में एक लाड था। उसने उस लड़की की ओर ऐसे देखा जैसे कोई बालक एक कुल्फी पर से टूटकर घर से बाहर चल पड़ा हो। उस लड़की ने इस तरह उल्हाने के साथ कम्मी की ओर देखा, जैसे कह रही हो, तुमने मेरा दुख नहीं जाना। तुम्हें क्या पता कि औरत के दुख कितने लंबे होते हैं। और कहने लगी, गुनाह मर्द का भी उतना ही होता है जितना कि औरत का, परंतु इस दुनिया में सजा केवल औरत को ही मिलती है। अब शायद कम्मी ने उसके दुख का पता लगा लिया था, इसीलिए कुछ ना कहा। उसे पता था कि शब्द कभी दुखों को माप नहीं सकते। चुप्पी को भंग करने के लिए शायद किसी के पास कोई शब्द नहीं था। इसीलिए लड़की ने कम्मी को एक खामोश विदा कही और जाने लगी। कहाँ जाएगी? कम्मी ने उसकी बाह पकड़ ली। पता नहीं कहाँ। तुम अपना यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मेरा घर? कौन सा मेरा घर? यह घर। यह तुम्हारा घर है। तुम्हारे बच्चे का घर है। कम्मी ने हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठा दिया। दीदी। तुम्हारा नाम? शील। कम्मी के दिल में सारा स्थान दुख ने घेरा हुआ था। पता नहीं किस कोने में एक मुस्कुराहट आई। कम्मी ने कहा, शील, तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दीदी। शील जैसे चौंक पड़ी। कहने लगी, दीदी, आप भूल गई हैं कि पाल का विवाह आपके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं। मेरे साथ पाल का कोई विवाह नहीं हुआ। यदि पाल का कोई विवाह हुआ है तो एक मकान के साथ हुआ है, और मकान एक बेजान चीज होती है। नहीं दीदी नहीं, यह नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। शील घबरा कर कुर्सी पर से उठ बैठी। मैं इसलिए नहीं आई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई अधिकार नहीं चाहिए। शील पता नहीं क्या कुछ कहती गई। तुम्हें कुछ चाहिए अथवा नहीं, मुझे इसका नहीं पता, परंतु एक बच्चे को घर जरूर चाहिए। कम्मी ने एक फैसले की तरह कहा। जिसके जन्म से पहले ही ये नसीब हो, उस माथे की बदनसीबी कहीं खत्म ना होगी दीदी। शील ने अपने माथे को अपनी हथेली से दबाया और फिर कहने लगी, यह आपके या मेरे बस की बात नहीं दीदी। अच्छा, मुझे देख लेने दे मेरा बस कहाँ तक चलता है। और कम्मी ने शील की ओर देखकर कहा, तुम्हें मेरी कसम, यदि तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हें अपनी दीदी की कसम। तनिक बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कम्मी ने चाय बनाई, आप भी पी और शील को भी पिलाई। फिर अपने कपड़े बदले, अपने बाल संवारे। उसे महसूस हो रहा था सारा आलस्य उसके अंगों से उतर गया था। एक नई हिम्मत उसके अंगों में आ रही थी। परंतु होगा क्या दीदी? शील ने एक बार फिर पूछा। कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। कम्मी ने केवल इतना ही कहा। शील कितनी ही छोटी छोटी बातें कम्मी के साथ करती रही। दोनों ने मिलकर रोटी बनाई। शील उसको बताती रही कि कॉलेज की छुट्टियां लेने तक पाल उसको मिलता रहा। बच्चे का थोड़ा थोड़ा संदेह उस समय ही हो गया था, परंतु अभी उसने पाल के साथ बात नहीं की थी। अचानक दूसरे दिन आई। यह क्वार्टर बंद था। फिर वह कॉलेज गई। पता लगा कि पाल ने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। वह घबरा गई। ना ही उसका कोई खत आया, ना उससे कुछ पता ही लगा। दिन बीतते गए, दिन चढ़ते गए। कल अचानक उसे किसी ने बताया कि पाल वापस आ गया है, शायद विवाह करके आया है। शाम के 4 बजे थे जबकि बाहर का दरवाजा खटका। दीदी, अब क्या होगा? शील ने घबराकर कम्मी का हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, तुम दरवाजा खोलो, मैं साथ के कमरे में जाती हूँ। नहीं दीदी नहीं, शील ने जल्दी से कहा। दरवाजा फिर खटका। जल्दी कर मेरी कसम। और कम्मी उसे दरवाजे की ओर धकेल कर आप साथ के कमरे में चली गई। दरवाजा खुला। पाल के पैरों को जाने देहली ने पकड़ लिया हो। तुम? पाल के चेहरे पर एक रंग घबराहट का आया और एक रंग गुस्से का।
शील के चेहरे पर कोई रंग नहीं आया, वह केवल खड़ी रही। वह कहाँ है? आखिर पाल ने घबरा कर पूछा। कम्मी शांत अडिग कमरे में आई। एक फूल उसके बालों में, एक मुस्कुराहट उसके होठों में रंगी हुई थी। पाल के सारे शरीर पर पसीना आ गया। मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए पाल? क्या मुझे अधिकार नहीं अपनी छोटी बहन के घर आ सकूं? शील मेरी छोटी बहन है। पाल ने न कम्मी की ओर देखा, न उसे कुछ कहा। शील की ओर देखकर कहने लगा, तुम क्या चाहती हो शील? तुम क्या करने आई हो? शील ने कोई उत्तर न दिया। कम्मी ने कहा, यह भी कोई सवाल है पाल? यह किसी बेगाने के घर तो नहीं आई, यह अपने घर आई है। मैं तुम्हें पूछ रहा हूं। पाल ने शील की ओर देखा। उसकी आंखों में उसके शब्दों से भी अधिक गुस्सा कांप रहा था। पाल, इस गुस्से का कोई फायदा नहीं। वह अपने घर आई है, अपने घर रहेगी, कम्मी ने कहा। कौन कहता है ये इसका घर है? पाल ने खींचकर एक बार फिर कम्मी की ओर देखा, एक बार शील की ओर। मैं कहती हूँ, शील कहती है, और पाल, यदि आपके दिल में कोई सच्चाई है तो वह भी कहती। और फिर कम्मी ने शील को कहा, आओ, भीतर से चाय लाओ। शील जल्दी से अंदर चली गई, जैसे इस कमरे में से बड़ी मुश्किल से उसकी जान खलासी हुई हो। बैठ जाओ पाल, खड़े क्यों हो? यह क्या मजाक है कमल? मजाक नहीं पाल, तुम खुद ही बताओ, अब शील कहाँ जाए? मुझे क्या पता कहाँ जाए? अपने माँ बाप के घर जाए। पाल ने हार कर सारे पासे फेंक दिए। अपने माँ बाप के घर जाने का हर एक का अधिकार होता है ना? कम्मी ने जैसे एक पासा उठा लिया हो। पाल को महसूस हुआ कम्मी का सवाल बेसिर पैर का था। फिर भी उसने कहा, अपने माँ बाप के घर जाने का किसे अधिकार नहीं होता? फिर आपका बच्चा भी आपके घर आया है। शील आपके बच्चे को लेकर आई है। हल्दी शायद कम पीली होती हो। पाल का चेहरा बहुत पीला हो गया।